नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी में। मैं हूं साबिता ठाकुर, एक बार फिर से हाजिर हूं कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रहीं सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे आलू की फसल में लगने वाली नई बीमारी की। जानेंगे टमाटर की कीमतों में क्यों गिरावट आ रही है। बताएंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के डियर पार्क में बर्ड फ्लू से मर रहे बत्तखों के बारे में। समझेंगे दिन रात खेतों में काम करने वाले किसान क्यों गुस्साए हुए हैं। साथ ही बताएंगे वैज्ञानिक तरीके से होने वाली परवल की खेती के बारे में। आलू एक ऐसी सब्जी है जिसे सभी लोग खाना पसंद करते हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, गरीब हो या अमीर। लेकिन क्या इन लोगों को ये पता है कि इनमें कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं? नहीं ना। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि आलू किस रोग से ग्रस्त है। आलू का अगैती अंगमारी रोग ऑल्टरनेरिया सोलेनाइन नामक फफूंद से पैदा होता है। ये हर साल लगभग सभी खेतों में थोड़े से अधिक मात्रा में पाया जाता है। अधिक प्रकोप हो जाने पर फसल की उपज में 50 से 60% की कमी हो जाती है। रोग के लक्षण बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद ही दिखने शुरू हो जाते हैं, इसलिए इस रोग को अगैती अंगमारी रोग कहते हैं। इस रोग के 2-3 हफ्ते बाद ही पिछैती अंगमारी रोग का कहर शुरू हो जाता है। रोग की शुरुआत नीचे की पत्तियों पर हल्के भूरे रंग के छोटे छोटे पूरी तरह बिखरे हुए धब्बों से होती है। गौर से देखने पर इन धब्बों पर गहरी नीले रंग की मखमली रचना दिखाई देती है। धब्बों को सूर्य की रोशनी में देखने पर उनमें संकेंद्री कटक स्पष्ट दिखाई देता है। उस अवस्था में पत्तियां मुरझा कर गिर जाती हैं। तना व शाखाएं भी रोगग्रस्त हो जाती हैं और उन पर भी धब्बे पड़ जाते हैं। फलों पर भी संकेंद्री कटक युक्त धब्बे बनते हैं, जिससे फल सड़ जाते हैं। आलू की खेती को इस रोग से बचाने के लिए शुरुआत में ही फफूंदी नाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए। इन दिनों टमाटर की खेती करने वाले किसानों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। किसान टमाटर का उत्पादन करने में सफल साबित हो रहे हैं, लेकिन टमाटर उत्पादक क्षेत्र में बाहर के व्यापारियों के नहीं आने के कारण टमाटर की कीमतों में गिरावट आ गई है। इन दिनों टमाटर उत्पादक क्षेत्र कोरिया जिले में बाहर के व्यापारियों के नहीं आने के कारण टमाटर की कीमतें काफी गिर गई हैं, जिससे किसानों में मायूसी छा गई है। छत्तीसगढ़ के इस जिले में जहां पिछले पखवाड़े में टमाटर की कीमत 40 से 50 रुपए थी, वहीं अब लोकल टमाटर के बाजार में आने के बाद एकाएक टमाटर की कीमत गिरकर 20 रुपए प्रति किलो हो गई है। जहां बाहर के व्यापारी नहीं आने के कारण किसानों को मजबूरी में 200 से 220 रुपए प्रति भार की दर से बेचना पड़ रहा है। वहीं टमाटर की राजधानी कहे जाने वाले जिले के लुड़ेग, सराईटोला, काडरो, चिकनी पानी, सुरंग पानी, पत्थलगांव, खरागुड़ा के टमाटर बाजार में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों के सैकड़ों व्यापारी यहां के टमाटर बाजार से टमाटर लेकर जाते हैं और अन्य प्रदेशों में ऊंची कीमतों पर बेचते हैं। पर इस साल इन प्रदेशों से व्यापारियों के नहीं आने के कारण से टमाटर की दर पर पिछले एक पखवाड़े से एकाएक टमाटर की दर में गिरावट आ गई है। वहीं कुछ दिनों पहले हुई बारिश से भी किसानों की टमाटर की फसल खराब हुई थी, जिसके चलते किसान दोहरी मुसीबत झेल रहे हैं। पहाड़ और वादियों से घिरा हिमाचल प्रदेश खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन बारिश न होने से यहाँ के खेतों में नमी नहीं है। अगर खेतों में नमी नहीं हुई तो किसान बुवाई कैसे करेंगे? जी हाँ, यहाँ के किसान इन्हीं सब परेशानियों के चलते लहसुन की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर। हिमाचल के कुल्लू जिले में बारिश न होने से कृषि कार्य रुके हुए हैं। खेती में नमी कम होने के कारण किसान लहसुन की बिजाई नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सिंचाई वाले इलाकों में बिजाई का काम जोरों से शुरू हो गया है, लेकिन असिंचित क्षेत्र प्रभावित हैं। ऐसे में वक्त पर बिजाई न होने से किसान आगामी फसल के उत्पादन पर काफी परेशानी देख रहा है। बताया जा रहा है कि 70% क्षेत्रों में बारिश न होने के कारण लहसुन का बिजाई कार्य प्रभावित हो रहा है। समय पर बारिश न होने के कारण उत्पादन में गिरावट होने की आशंका जाहिर की जा रही है। कुल्लू जिले में 900 हेक्टेयर जमीन पर लहसुन की पैदावार होती है। किसान लहसुन के बीज को महंगे दाम पर खरीदकर इस खेती को कर रहे हैं, लेकिन समय पर बारिश न होने के कारण वे मायूस नजर आ रहे हैं।
कुल्लू जिले में औसतन 15,000 मीट्रिक टन लहसुन का उत्पादन होता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के डियर पार्क में बर्ड फ्लू से 58 और बत्तखों की मौत हो गई है। एक दिन में पक्षियों की मौत का ये सर्वाधिक रिकॉर्ड है। इसको देखते हुए डॉक्टरों ने पक्षियों के खाने में मल्टीविटामिन और लहसुन के टुकड़े देने का निर्देश दिया है। दिल्ली के पशुपालन मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों को मरे हुए पक्षियों को गहराई में दफनाने और पार्क में संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है। दिल्ली सरकार के एक बयान के मुताबिक हालात का जायजा लेने के लिए पशुपालन मंत्री ने पार्क का दौरा किया। दिल्ली सरकार द्वारा गठित दल ने गाजीपुर मुर्गा मंडी से जिंदा मुर्गियों के 8 नमूनों को इकट्ठा किया। इसके अलावा दिल्ली सरकार द्वारा खोली गई हेल्पलाइन पर आई कॉल के आधार पर दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 7 मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा किया गया। पक्षी अभयारण्य व मुर्गा बाजारों सहित विभिन्न जगहों का दौरा कर नमूने इकट्ठे किए गए। नमूने इकट्ठा करने के लिए पशुपालन मंत्री गोपाल राय ने 6 प्रतिक्रिया दलों का गठन किया था। सभी नमूनों को भोपाल के सेंट्रल लैब में भेजा जाएगा, जिसने पहले ही इस बात की पुष्टि कर दी थी कि प्रारंभिक नमूनों में बर्ड फ्लू का विषाणु मौजूद था। इसकी जांच के लिए 10 सदस्यीय दल का गठन किया गया है। दिल्ली के चिड़ियाघर में 14 अक्टूबर को 2 प्रवासी पक्षियों की मौत हुई थी, जिसके एक दिन बाद ही 6 और पक्षियों की मृत्यु हो गई। 17 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को 2 पक्षियों की मौत और हुई। कुछ दिनों बाद शहर में 8 और पक्षियों की मौत हो गई। जो लोग मशरूम की खेती करते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, और वो खबर ये है कि इन किसानों को बीज खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी और साथ ही किसानों को बिजली भी सस्ती दरों पर मुहैया कराई जाएगी। मशरूम की खेती को लेकर पटियाला और फतेहगढ़ साहिब के बागवानी विभाग अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि मशरूम की खेती करने वाले किसानों को जहां बीज खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी और साथ ही किसानों को बिजली भी सस्ते दर पर मुहैया कराई जाएगी। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मंजीत सिंह ने कहा है कि पंजाब सरकार मशरूम की फसल के लिए कई सुविधाएं मुहैया करवा रही है, जिसमें कम से कम रेट पर बिजली की सप्लाई देना, मशरूम का बीज सब्सिडी पर देना, कंपोस्ट तैयार करना और बीज तैयार करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। मशरूम की खेती करने में सबसे बड़ी समस्या किसानों को मंडीकरण में आ रही है। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर बागवानी पटियाला राजदर सहगरचा और गुरिंदर सिंह बाजवा नोडल अधिकारियों ने किसानों को मंडीकरण मिलकर करने की अपील की है। मंडियों में किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम न मिलने से किसानों का रुझान दूसरी फसल की ओर बढ़ रहा है। अगर ग्वार की बात करें तो किसान ने इस बार ग्वार की अपेक्षा मूंग और मोठ और कपास की बिजाई ज्यादा की है। इस बार मंडी में ग्वार की आवक कम रहने की उम्मीद जताई जा रही है और इसका कारण है ग्वार का बिजाई क्षेत्र कम होना। पिछले साल ग्वार 3,760 रुपए प्रति क्विंटल बिका था। इस साल की बात करें तो इस बार ग्वार 3,221 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। हालांकि बरानी क्षेत्र में ग्वार का क्षेत्र बढ़ा है, पर नहरी क्षेत्र में ग्वार का उत्पादन घटा है। श्रीगंगानगर जिले की मंडियों की बात करें तो मंडी में पिछले साल इसी सीजन में 1.32 लाख क्विंटल ग्वार की आवक हुई थी। मंडी में नई ग्वार की फसल की आवक शुरू हो गई है, पर किसानों को अच्छी कीमत न मिलने के कारण उनके चेहरों पर खुशियों की जगह मायूसी छाई हुई है। मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार ग्वार के रेट कम है। हालांकि किसानों को उम्मीद है कि कीमतें बढ़ेंगी। मंडी में इस साल अब तक पिछले साल की तुलना में 45% की भी आवक नहीं हुई। इस बार केवल 2200 क्विंटल की ही आवक हुई है, जबकि पिछले साल ये आवक 4000 क्विंटल से भी अधिक थी। हालांकि इस बार बुआई क्षेत्र 19% कम था। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कपास की कीमतों से क्यों खुश नहीं है मध्य प्रदेश के किसान। कपास की सही कीमत न मिलने से किसानों का गुस्सा मंडी प्रशासन पर टूट पड़ा है। मंडी में नीलामी में कपास की कीमतों से असंतुष्ट होकर किसानों ने मंडी प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की। लगातार भावों के उतार चढ़ाव को लेकर असंतोष जाहिर करते रहे एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे और थाना प्रभारी अजीत सिंह बैंस मौके पर यहाँ मौजूद थे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। चाय का स्वाद और खाने की महक बढ़ाने वाली इलायची के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। जी हां, इलायची की वायदा कीमतें 2.24% की तेजी के साथ बढ़ रही है।
हाजिर बाजार में घरेलू के साथ साथ निर्यात मांग में आई तेजी के कारण सटोरियों ने ताज़ा सौदों की लिवाली की, जिससे इलायची वायदा कीमतों में 2.24% की तेजी आई है। इसके अलावा उत्पादक क्षेत्रों से सीमित आवक के कारण कम स्टॉक होने से भी तेजी के रुख को समर्थन प्राप्त हुआ है। MCX में नवंबर में डिलीवरी वाले इलायची की कीमत 2.24% की तेजी के साथ 1205.80 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। दिसंबर में डिलीवरी वाले इलायची की कीमत 24.30 रुपए अथवा 2.04% की तेजी के साथ 1214 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जिसमें 45 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि हाजिर बाजार में घरेलू के साथ साथ निर्यात मांग में तेजी के अलावा उत्पादक क्षेत्रों से सीमित आपूर्ति के कारण कम स्टॉक होने से वायदा कारोबार में इलायची कीमतों में तेजी आई है। दिन रात खेतों में काम करने वाले किसानों को अगर उनके मुताबिक उनकी फसल का सही दाम ना मिले तो वो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, सड़कों पर धरना करेंगे, सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करेंगे, है ना? तो आइए एक ऐसी ही खबर देखते हैं मध्य प्रदेश की। क्या किया है आखिर किसानों ने? मध्य प्रदेश के कृषि उपज मंडी में कपास की सही कीमत न मिलने से किसानों का गुस्सा मंडी प्रशासन पर टूट पड़ा है। मंडी में नीलामी में कपास की कीमतों से असंतुष्ट होकर किसानों ने मंडी प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की। लगातार भावों के उतार चढ़ाव को लेकर असंतोष जाहिर करते रहे। SDM मधुवंत राव धुर्वे और थाना प्रभारी अजीत सिंह बैंस मौके पर यहां मौजूद थे। आखिरकार व्यापारियों और मंडी सचिव से बातचीत के बाद किसानों का रुख नरम हुआ। कपास की नीलामी फिर शुरू होने की बात सुन किसान सड़क छोड़ मंडी में दाखिल हुए। शुरुआत के आधे घंटे में 30 गाड़ियों का कपास व्यापारियों ने खरीदा, जो 35 से 5100 रुपए के करीब बिका। देवभूमि के नाम से पुकारे जाने वाला उत्तराखंड में बंद पड़ी 1000 से अधिक प्राथमिक दुग्ध उत्पादन समितियों को फिर से खोला जाएगा। इसके लिए डेयरी विभाग ने समितियों के बंद होने के कारणों की पड़ताल शुरू कर दी है और साथ ही फिर से सक्रिय करने की कवायद आरंभ कर दी है। उत्तराखंड में बंद पड़ी 1000 से अधिक प्राथमिक दुग्ध उत्पादन समितियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। साल 2015 और 16 में 3910 समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से अब केवल 2464 समितियां ही काम कर रही हैं। बंद हो गई समितियों को दुग्ध उत्पादन से जोड़ने के बाद प्रदेश के दुग्ध उत्पादन में प्रतिदिन लगभग 20 से 30 हजार लीटर की वृद्धि होगी। उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन से जुड़े दूध संघों को प्राथमिक स्तर की दुग्ध समितियां ही दूध की सप्लाई करती हैं। विभाग के नियमों के मुताबिक दूध संघ किसी प्राइवेट डेयरी से दूध नहीं खरीद सकते, इसलिए दूध संघों को उत्पादन बढ़ाने के लिए पूरी तरह से दूध समितियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस समय प्रदेश का दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन तकरीबन 2 लाख लीटर के आसपास है, जबकि बाजार में दूध की मांग इससे कई गुना ज्यादा है। अब विभाग ने नई समितियों के साथ ही बंद हो चुकी पुरानी समितियों को भी सक्रिय करके दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का फॉर्मूला तैयार किया है। इसके अलावा 4-5 सालों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाकर 5 लाख लीटर प्रतिदिन किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। यहाँ के किसानों के लिए सब्जी और मसाले की खेती के लिए अनुदान दिया जाएगा। इससे किसानों का रुझान खेती की तरफ और ज्यादा बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में दोआबा क्षेत्र के किसानों को समुचित लाभ देने के मकसद से विभागीय अधिकारियों ने पहल शुरू कर दी है। इसके मुताबिक यहाँ के किसानों को सब्जी और मसाले की खेती के लिए अनुदान दिया जाएगा। दोआबा के किसानों को मजबूत करने में औद्यानिक मिशन का विशेष महत्व है। इस योजना से जिले के सैकड़ों किसान बागवानी व सब्जी उगाकर मालामाल हो रहे हैं। औद्यानिक मिशन को बेहतर बनाने के लिए निदेशक ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक कवायद शुरू भी हो गई है। अब सब्जी व मसाले की खेती कराने की योजना बनाई गई है। चयनित लाभार्थियों को खेती के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। मसाले और सब्जी की खेती के लिए किसानों का चयन भी किया जा रहा है। दूध की उपलब्धता स्थिर है, लेकिन मिठाइयाँ बनाने के लिए मांग बढ़ने पर भी दूध की कहीं कोई कमी नहीं नजर आ रही है। दूध की मांग बढ़ने पर मिलावटी दूध और मावे की सप्लाई बढ़ गई है। दीपावली पर खुशी में मुंह मीठा कराने के लिए धड़ल्ले से जहरीली मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर।
राजस्थान के दौसा में रिफाइंड तेल, शैम्पू से बनी दूध और मावा की मिठाइयाँ तेजी से बिक रही हैं, लेकिन अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति में जुटे हुए हैं। उन्हें लोगों की जिंदगी की शायद कोई परवाह नहीं है। रिफाइंड तेल, शैम्पू से निर्मित दूध और मावा मिठाइयाँ बनाने में काम लिया जा रहा है। दीपावली जैसे बड़े त्योहारों पर दुकानदार किलो में नहीं बल्कि क्विंटल में मिठाइयाँ बनाते हैं। किलो की जगह पर क्विंटल में मिठाइयाँ बनाने के बावजूद दूध और मेवे की कोई किल्लत नहीं है। शहर में मिष्ठान भंडारों के कारखानों में धड़ल्ले से मावे की मिठाइयाँ बनाने का काम चल रहा है। दूध और मावे की सप्लाई करने वाले लोग दुकानदारों को एक कॉल पर डिमांड के अनुपात में दोनों चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। नकली दूध और मावा बनाने वाले का नेटवर्क काफी बड़ा है और इसका मुख्य गढ़ यूपी का बुलंदशहर है, जहां से दिल्ली समेत कई राज्यों में नकली दूध और मावे की सप्लाई की जाती है। सब्जियों का राजा, बिहार के समोसे की शान और जिसे लोग मंडियों से थैले भर भर कर लाते हैं, उसी की खेती से किसानों का रुझान कम होता जा रहा है। यहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि आलू की बात हो रही है। सुना था कि किसान ग्वार की खेती से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन ये क्या, आलू की खेती से भी अब किसान दूर होते जा रहे हैं? ऐसा क्यों है आखिर? आइए जानते हैं बिहार के किसानों को क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आलू की खेती में। आलू उत्पादन में पूरे सूबे में अव्वल स्थान रखने वाले बिहार के नालंदा जिले के किसान आलू उत्पादन से दूर होते जा रहे हैं। हेगनपुर के किसानों का कहना है कि महंगे खाद बीज के कारण आलू की लागत बढ़ गई है। कीमत बढ़ने से मजदूरी भी नहीं निकल पा रही है। कई बार आलू की कीमत इतनी कम हो जाती है कि किसानों को अपना आलू कोल्ड स्टोरेज में ही छोड़ देना पड़ता है। कई बार ऐसी नौबत भी आई है कि सभी कोल्ड स्टोरेज भर जाने के कारण हजारों किसानों के लाखों टन आलू खेत और घरों में ही रखे रखे सड़ गए हैं, जिससे इस जिले के किसान आलू की खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। इसका बुरा असर ये पड़ रहा है कि जिला वासियों को आलू के लिए दूसरे प्रदेशों पर निर्भर होना पड़ रहा है। रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कारो नदी की तलहटी पर होने वाली परवल की खेती के बारे में। गुदड़ी प्रखंड क्षेत्र से गुजरने वाली कारो नदी की तलहटी में परवल की खेती होगी। आत्मा चाईबासा की ओर से गुदड़ी प्रखंड के 30 किसानों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया है। मध्य प्रदेश में शासन द्वारा रबी सीजन 2016 और 17 में बुआई का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। स्वागत है आपका एक बार फिर से देश डायरी में। जमाना डिजिटल हो गया है, हर चीज इंटरनेट पर उपलब्ध है, चाहे वो कोई सामान जानकारी का हो या फिर आपका टैक्स योगदान। यूजर्स को इंटरनेट और स्मार्टफोन के माध्यम से कई सुविधाएं मिल जाती हैं। ऐसी ही एक और सुविधा का ऐलान वित्त मंत्री ने उन लोगों के लिए किया है जो लोग सैलरी लेते हैं और टैक्स भी समय पर देते हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। जो लोग सैलरी लेते हैं और टैक्स भी समय पर देते हैं, उन लोगों के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बड़ा ऐलान किया है। देश भर के करीब 2.5 करोड़ वेतन भोगी करदाताओं को उनकी तिमाही टीडीसी कटौती के बारे में एसएमएस भेजा जाएगा। ये एसएमएस आयकर विभाग द्वारा भेजा जाएगा, जिससे करदाताओं को उसके टीडीएस के बारे में पता चल पाए। इसके साथ ही ये भी ऐलान किया गया है कि तिमाही से बदलकर ये योजना जल्द ही मासिक आधार पर की जाएगी। इसके लिए लोगों को अपने मोबाइल नंबर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर कराने होंगे, जिसके बाद करदाताओं को पहले एक वेलकम मैसेज मिलेगा और उसके बाद उन्हें उनकी टीडीएस कटौती के बारे में भी जानकारी मिलेगी। यही नहीं, अगर करदाता ने समय पर टैक्स नहीं जमा किया होगा तो उसकी जानकारी भी उसे मैसेज के थ्रू ही मिल जाएगी। कारो नदी की तलहटी में जल्द ही परवल की खेती होगी। किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर में परवल की वैज्ञानिक तरीके से खेती के बारे में 4 दिन का प्रशिक्षण मिला है। झारखंड के जगन्नाथपुर जिले में गुदड़ी प्रखंड क्षेत्र से गुजरने वाली कारो नदी की तलहटी में परवल की खेती होगी। आत्मा चाईबासा की ओर से गुदड़ी प्रखंड के 30 किसानों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया है। किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर में परवल की वैज्ञानिक तरीके से खेती के बारे में 4 दिवसीय प्रशिक्षण मिला है। खेती इसी माह से शुरू होगी। अभी किसानों को नदी किनारे परवल की लता लगाने के लिए गड्ढे की खुदाई करने के लिए कहा गया है।
खेती के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र पलांडू रांची से परवल की लता लाई जाएगी। कृषि विभाग के गुदड़ी प्रखंड के पीटीएम अरुण कुमार सिंह के मुताबिक परवल की खेती के लिए बलुई मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 1 से 1.5 मीटर होती है। परवल की खेती अक्टूबर में करना अच्छा माना जाता है। रबी सीजन में रबी फसलों का लक्ष्य तय हो गया है। जी हां, रबी की फसलों को कितना हेक्टेयर में बोना है और इसके साथ कौन सी दूसरी फसल की खेती लेनी है, ये सब तय हो गया है। आगे क्या है पूरी खबर देखते हैं। मध्य प्रदेश में शासन द्वारा रबी सीजन 2016 और 17 में बुआई का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। प्रदेश में रबी फसलों को 117 लाख हेक्टेयर में लेने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 64.22 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कुल रकबे का लगभग 55% है। पिछले साल की तुलना में इस साल गेहूं के रकबे में 5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि की गई है। मध्य प्रदेश में गेहूं की पैदावार 2405 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश में रबी फसल का रकबा बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में कार्य किया जा रहा है, जबकि देश की औसत पैदावार 3145 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। देश व प्रदेश में गेहूं की पैदावार में 738 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का ये 23% अंतर एक बहुत बड़ा अंतर है। किसानों को ज्यादा परेशानी न उठानी पड़े, इसके लिए मध्य प्रदेश की राजधानी के किसानों के लिए शासन ने मूंग खरीदी के लिए 50 केंद्र खोल दिए हैं। अब इन किसानों को बाहर से मूंग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोपाल में शासन ने किसानों को दलहन फसलों विशेषकर मूंग उत्पादन का वाजिब मूल्य दिलवाने के लिए 50 खरीदी केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों में समर्थन मूल्य 5,225 रुपए क्विंटल पर अभी तक 14,500 मैट्रिक टन मूंग की खरीदी की गई है। मूंग उत्पादन क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए भारतीय खाद्य निगम ने टिमरनी, हरदा, खिरकिया, बानापुरा, इटारसी, गोटेगांव, कोलारस, टीकमगढ़, गाड़वाड़ा, नागौद, दतिया, उदयपुरा, इंदौर, सतना और श्योपुर में खरीदी केंद्र खोले हैं। इसी तरह नाफेड और स्मॉल फार्मर्स बिजनेस कंसोर्टियम ने भी खरीदी केंद्र खोले हैं। समर्थन मूल्य पर खुले इन 30 केंद्रों के अलावा खातेगांव, बेगमगंज, सिलारी, अलीराजपुर, हरसूद, तेंदुखेड़ा, मुंगावली, पाटन, बदरवास, राजगढ़, आरोन, रेहारी, शहपुरा भिटोनी, जोबट, सिंगरौली, खरगापुर, डबरा, लटेरी, जीरापुर और खंडवा में भी खरीदी केंद्र संचालित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने अपने सभी अधिकारियों को केंद्र शासन की योजना में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी का कार्य भारतीय खाद्य निगम, नाफेड एवं एसएफएसी के जरिए मंडी प्रांगण में करवाने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक ग्रीन टीवी देखते रहिए आप और जानते रहिए एग्री से जुड़ी और जानकारियाँ। धन्यवाद।